साथियों नमस्कार। वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पूर्व की हिंदी व्याकरण की कक्षा में हमने शब्द निर्माण की कोटियों पर चर्चा शुरू की थी, जिसमें हम संधि प्रकरण को शुरू कर चुके थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की अपनी कक्षा में हम संधि के प्रकरण में की गई बातों को आगे बढ़ाते हैं। हम पिछली कक्षा में इस बिंदु पर आकर रुके थे कि संधि के भेद कौन कौन से होते हैं। पूर्व कक्षा में पढ़ी गई संधि की परिभाषा और अन्य तथ्यों को रिकॉल करके हम आज की अपनी आगे की कक्षा को शुरू करते हैं। साथियों, संधि की परिभाषा में कुछ ध्यान रखने योग्य ध्यातव्य तथ्य थे, जिनमें एक बार फिर से ध्यान दिलाता हूं कि संधि में जो है परिवर्तन या विकार अनिवार्य था, उसको संयोग से किस प्रकार हमने अलग किया था, उन बातों पर विशेष गौर करना है। हम गलती यहाँ करते हैं संधि पढ़ते समय कि संधि तो और नियमों के साथ चलती है, नियम शुरू होने भेदों के अंदर उदाहरण पढ़ने से संधि होती है। तो उससे पूर्व की हमने जो व्याख्या की थी वो हमारे इन विचारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उदाहरण किस प्रकार से संधि के पढ़े जाए, नियम किस प्रकार से रटे जाएं। प्रश्नों की संभावनाएं दोनों तरफ से बराबर रहती है। उदाहरण पूछे जाने की संभावनाओं के साथ साथ संधि की मूलभूत जो संरचना होती है उसको समझना प्रश्नों की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और किसी संधि जैसे प्रकरण पर पकड़ बनाने के लिए वो बात और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए, आज हम अपने प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं कि संधि के भेद कौन कौन से होते हैं। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि के 3 भेद मान्य हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। अग्र पंक्ति के प्रश्नों में ये प्रश्न यहां से बनता है। अब संधि के इससे अधिक भेद अगर किए जाते हैं तो वो अलग संभावनाओं के आधार पर करते हैं। व्याकरण का अगर शुद्ध सवाल पूछा जाता है कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि के भेद कितने होते हैं, तो वहां पर 3 ही भेद माने जाएंगे। अब ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं? तो संधि में वर्णों के मिलने के हिसाब से कि कौन कौन सा वर्ण किसके साथ मिल रहा है, उसके आधार पर संधि के भेद किए गए हैं। साथियों, संधि के जो 3 भेद कहे गए हैं, ये 3 भेद इस प्रकार है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन भेदों में कोई बड़ी बात नहीं कि 3 भेद होते हैं और सबने सुन रखे होंगे। अब पहला प्रश्न ये वाला था कि भाई संधि के भेद कितने हैं? 3 भेद होते हैं। अब दूसरा प्रश्न या तो बने हैं या बनने की तीव्र संभावना है आने वाले टाइम में हिंदी से कि भाई स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा को रटे रटाए शब्दों में याद रखने से बेहतर है कि इसको एक स्ट्रक्चर में समझ बनाकर समझा जाए, क्योंकि परिभाषा लंबे समय तक याद नहीं रहती है, लेकिन उसका शॉर्ट स्ट्रक्चर हमने बनाकर रखा है जिसको हम नोट्स कहते हैं। तो उस हिसाब से उसको याद रखना और समझना ज्यादा आसान होता है। अब स्वर संधि की अगर परिभाषा की बात करें तो वापस संधि की परिभाषा पर चलेंगे कि वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में यह होता है कि स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। फिर व्यंजन संधि की परिभाषा पे अगर जाएं तो क्या फिर यही होगी कि व्यंजनों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो यहां थोड़ी बात बदल जाती है कि सिर्फ व्यंजनों का मेल नहीं, बल्कि अनिवार्य रूप से पूर्व वर्ण और उत्तर वर्ण में से दोनों में से किसी एक का व्यंजन होना जरूरी है। और फिर वही बात को अगर विसर्ग संधि पर लागू करें तो यहाँ पे परिभाषा और बदल जाएगी कि विसर्ग संधि में मिलने वाले दोनों वर्णों में से पूर्व वर्ण विसर्ग होना अनिवार्य होता है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के जरिए। देखिए, परिभाषाएं लंबी चौड़ी हो जाती है तो परिभाषाओं की तो हम कल्पना भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो स्ट्रक्चर हम समझेंगे वो हमारे दिमाग में छपेगा और वही साथ देगा। साथियों देखिए, संधि के मामले में वर्णों का मेल होता है, एक वर्ण पहले होता है और एक बाद में होता है। इसको पहचानने के लिए हम एक वर्ण को पूर्व वर्ण कहेंगे और एक को उत्तर वर्ण कहेंगे, चाहे ये ग्रामेटिकली सही है या नहीं। अपने को समझने के लिए ध्यान रखना है कि पूर्व वर्ण वो वर्ण होगा जो पहले रहेगा, और धन के चिन्ह यानी प्लस के बाद जो वर्ण रहेगा उसको हम उत्तर वर्ण से जानेंगे। अब स्वर संधि कहां पर होती है? तो पूर्व वर्ण भी स्वर हो और उत्तर वर्ण भी स्वर हो, और दोनों में विकार उत्पन्न होकर तीसरा वर्ण भी स्वर बने, इस प्रकार स्वर संधि होती है। तो क्या स्वर संधि में अनिवार्य रूप से इन दोनों में विकार होने के बाद स्वर रहना चाहिए? तो कुछ जगह पर यहाँ पे विकार के बाद व्यंजन भी बन जाता है, जैसे कि हमने पूर्व की कक्षा में एक उदाहरण लिया था यद्यपि का। अब यद्यपि में यदि और अपि में ई और अ मिला है, लेकिन उसमें आदेश जो है ई का य में हो गया था जो कि व्यंजन है। तो इनके परिणाम स्वरूप स्वर भी बनते हैं और व्यंजन भी बनते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्वर संधि में उत्तर वर्ण और पूर्व वर्ण दोनों स्वर होते हैं, लेकिन इनके परिणाम स्वरूप जो विकार उत्पन्न होता है वो विकार स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। अब किस प्रकार से? तो इसका एक छोटा सा और साधारण उदाहरण समझ लीजिए कि हमने पिछली कक्षा में यद्यपि का उदाहरण लिया था, महेश का उदाहरण लिया था।
अब यहाँ पे कोई एक नया उदाहरण ले लो, जैसे हरीश, हरि धन ईश, दोनों तरफ अनिवार्य रूप से ई और ई, जो कि दोनों स्वर है, स्वरों का मेल हुआ है। अब इन दोनों के मिलने से क्या होगा, तो छोटे ई दोनों जब मिलते हैं तो दीर्घ ई का निर्माण होता है। अब हर शब्द बड़े ई की मात्रा और फिर रहता है श, तो इनसे मिलकर शब्द बनता है हरीश। इस प्रकार ये स्वर संधि का जो स्ट्रक्चर वाली परिभाषा है वो पूरी होती है कि दोनों वर्ण, जो उत्तर वर्ण और पूर्व वर्ण होते हैं, दोनों का स्वर वर्ण होना जरूरी है। अब व्यंजन संधि का ऐसे स्ट्रक्चर की बात करें तो व्यंजन संधि में थोड़ी अलग बात है, थोड़ी हटकर बात है। इसमें क्या होता है कि दोनों में से एक तरफ एक व्यंजन होना जरूरी है, दोनों तरफ व्यंजन होना जरूरी नहीं है। जैसा कि स्वर में है, स्वर में दोनों तरफ स्वर होना ही जरूरी है, जबकि व्यंजन में देखिए स्वर के साथ व्यंजन मिल सकता है और व्यंजन के साथ स्वर मिल सकता है और दोनों तरफ व्यंजन हो सकते हैं, व्यंजन और व्यंजन। इन तीनों स्थितियों में, तीनों परिस्थितियों में जो संधि में परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, ऐसी संधि को हम व्यंजन संधि कहेंगे। देखिए साथियों, इधर जो स्वर है दोनों तरफ और इधर जो व्यंजन है दोनों तरफ। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है व्यंजन संधि और स्वर संधि में, तो खासकर यही ध्यान रखना है कि अपने को दोनों तरफ अगर स्वर देखने को मिल जाए, उत्तर वर्ण और पूर्व वर्ण, तो उसको स्वर संधि में रखेंगे, और बाकी की हर स्थिति में जहां स्वर और व्यंजन दिखते हैं, प्रत्येक स्थिति व्यंजन के अंतर्गत चली जाती है, व्यंजन संधि के अंतर्गत। बस शर्त क्या है कि दोनों में से एक वर्ण व्यंजन मिलना चाहिए, कम से कम एक वर्ण व्यंजन। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ण व्यंजन है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, लेकिन कम से कम एक को मानो तो एक यहाँ पे भी मौजूद है। याद रखने के लिए कि संधि में दो वर्ण विग्रह करने के बाद दो तरफ दिखेंगे तो उनमें से एक स्वर होना चाहिए, एक अनिवार्य नहीं है लेकिन एक अनिवार्य रूप से व्यंजन होना अनिवार्य है। ये इसकी परिभाषा। अब अगर ग्रामेटिकल छपे छपाए शब्दों में अगर इसकी परिभाषा बोले तो वो हमारी प्रश्नों को हल करने की दृष्टि से काम की नहीं है, और इस स्ट्रक्चर को अगर समझ लेंगे तो ये काम आने वाला है। बाकी व्यंजन संधि की अगर परिभाषा की बात करें तो व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें व्यंजन देखने को मिलता है, तो ऐसे विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इस प्रकार से इसकी रट्टी रटाई शब्दों की जो परिभाषाएं होती है वो होती है। परिभाषाओं से शब्द सवाल बनने की संभावना कम रहती है, जबकि इस समझ से सवाल बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। इसमें अगर हमारे सामने ऐसा विरला उदाहरण आ जाए जो संधि में हमने कभी नहीं पढ़ा, तब भी हमारी ये समझ वहां पर प्रश्न को हल करने में हमारी मदद करेगी। अब तीसरे प्रकार की संधि आती है विसर्ग संधि, जो थोड़ी सी हटकर है, थोड़ी अलग है इन दोनों संधियों से। अब कैसे अलग है, तो जिस प्रकार स्वर संधि में दोनों पक्षों में स्वर होना जरूरी था, ठीक वैसे ही व्यंजन संधि में दोनों में से एक व्यंजन रहना जरूरी था। ठीक वैसे ही विसर्ग में पूर्व वर्ण यानी कि पहले वाला वर्ण अनिवार्य रूप से विसर्ग होना चाहिए, और अगला जो उत्तर वर्ण है वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। अब किस प्रकार से, तो ध्यान दीजिए कि ये जो विसर्ग है ना, इसको हमने वर्ण पढ़ते समय अयोगवाद ध्वनियों में पढ़ा था, अनुस्वार और विसर्ग, जो कि स्वरों के अंतर्गत नहीं आते। तो अब ये विसर्ग जो है ये किसके साथ लगता है, तो अनिवार्य रूप से एक बात यहां से नोट कर लेना कि विसर्ग जो है सदा स्वर के साथ लगता है। स्वर का स्वतंत्र उच्चारण होता है, व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता। व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं और हलंत वर्ण के साथ कभी भी विसर्ग का मेल नहीं होता। तो यहां पे अगर मैं इस स्वर को लिखूं या ना लिखूं, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विसर्ग अनिवार्य रूप से स्वर के साथ ही होता है, व्यंजन के साथ विसर्ग नहीं आ सकता। तो इस बात को ध्यान रखिए, इसमें एक ही स्ट्रक्चर बनेगा कि पूर्व वर्ण अनिवार्य रूप से विसर्ग होना चाहिए और उत्तर वर्ण या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, और फिर मिलकर क्या होगा, मिलकर विसर्ग में परिवर्तन आएगा। विसर्ग की जगह पर या तो र हो जाएगा या स हो जाएगा या विसर्ग का लोप हो जाएगा। इस प्रकार से जो है परिवर्तन आएगा। इस हिसाब से विसर्ग संधि के आगे भेद हो जाएंगे कि सत्व विसर्ग संधि है, ऋत्व विसर्ग संधि है, उत्व विसर्ग संधि है या विसर्ग लोप संधि है। हालांकि ये मूल रूप से नाम संस्कृत के हैं, लेकिन संस्कृत की संधि और हिंदी की संधि को हम ज्यादा अलग नहीं करेंगे, उसी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे ताकि हमारी समझ जो है बराबर चलती रहे। अब विसर्ग संधि के अंतर्गत मैंने जो नाम बताए वो मूल रूप से संस्कृत के हैं, लेकिन अगर उन्हीं विचारों के आधार पर हम इनको पढ़ लेंगे, उन्हीं प्रकारों के आधार पर, तो हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो संधि के हिंदी में प्रकार का ये मतलब नॉर्मल फॉर्मेट रहता है कि किस प्रकार इनको परिभाषित किया जा सकता है। साथियों, इसके बाद हम एक एक प्रकार को लेकर आगे की बात करते हैं। अब बात रहती है कि स्वर संधि के भेद कौन से होते हैं और स्वर संधि को किस प्रकार पूरी तरह से समझा जा सकता है।
संधियों के अंदर ज्यादा महत्वपूर्ण स्वर संधि और सबसे पहली स्वर संधि, क्योंकि आगे की संधियों में उदाहरणों को पहचान करना सरल हो जाता है। अब देखिए, स्वर संधि की जो भेदों की बात करें तो फिक्स भेद नहीं है। यहां से प्रश्न कोई नहीं बनता कि स्वर संधि के अंदर भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं, ऐसे सवाल नहीं बनता है। यह सवाल जरूर बन सकता है कि स्वर संधि का कौन सा भेद नहीं है, या किस विकल्प में सभी स्वर संधि के भेद हैं। तो यह सवाल तो लाजिम है, लेकिन स्वर संधि के कितने भेद हैं ऐसा कोई सवाल नहीं बनता है। ऐसा इसलिए नहीं बनता है कि हिंदी और संस्कृत के व्याकरण को पैरेलल माना जाता है, और हिंदी में संस्कृत की संधियों को एज इट इज कॉपी करते हैं। इस टाइम में संस्कृत की कुछ संधियों को हिंदी में लाया जाता है और कभी कभार नहीं भी लाया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हिंदी की जो स्वर संधियों के भेद है उसमें 5 नॉर्मली संधियों के भेद हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसमें से अपवाद आने वाले को मैं अपवाद को अलग एक नियम का नाम देके नई संधि बना दूं अगर स्वर संधि के अंदर, तो भी उससे मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। इस वजह से देखिए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं यह प्रश्न नहीं बनता है। अब साथियों देखिए कि स्वर संधि पढ़ने से पूर्व आगे की संधियों में हमें कोई समस्या नहीं आई। इस दृष्टि से हम स्वरों को समझेंगे पहले कि संधि की दृष्टि से स्वरों में हमें किन बात का ध्यान रखना है। देखिए, इसमें हम स्वरों को वापस 3 भागों में बांटेंगे। मूल स्वर, स्वर जो पूरे हैं मूल रूप से मूल स्वर ही हैं, बाकी वाले स्वर मिल मिल के आपस में बने हैं। जैसे मूल स्वर जो हैं वो मौलिक हैं। दीर्घ स्वरों की अगर बात करें तो मूल स्वरों के मेल से बने हैं। और तीसरे प्रकार के स्वर रहते हैं संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर जो है वो दीर्घ और मूल स्वरों के योग से बने हैं, यानी इसका विकास इस प्रकार से हुआ। मौलिक स्वर पूरे के पूरे कौन से? मूल स्वर। अब देखिए मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अ, ई, उ और री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। अब इन चारों मूल स्वरों से ही दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति हुई। किस प्रकार इसको समझोगे तो हिंदी की संधियां समझने में मदद मिलेगी। अब दीर्घ संधि में दीर्घ जो स्वर होते हैं उसके अंतर्गत पहला स्वर आप देखिए कि अ का दीर्घ क्या बनता है? आ बनता है। आ क्या है? दीर्घ अ है। अ का दीर्घ रूप क्या है? आ है। तो इस प्रकार अ से ये आ बना कैसे? तो मान लो कि अ के साथ अ जुड़ा था, उससे आ बना है। तो सीधी बात होगी कि मूल स्वरों से ही दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति हुई है। अगर अ नहीं होता तो आ नहीं बनता। आ का अपना अस्तित्व अ के कारण है, तो मूल स्वर अ हुआ। अब 2 बार अ को लिखने से आ बन गया। यह संधि में हमारे बात काम आएगी, समझ काम आएगी। मूल रूप से आप इन्हीं स्वरों को फोकस करेंगे कि स्वर मूल रूप से यही होते हैं, बाकी वाले स्वर अन्य स्वरों के साथ मेल से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए ई की बात करते हैं। ई का दीर्घ क्या होता है? तो ये ई होता है। अब ई कैसे बना? तो मूल ई को जब 2 बार लिखा गया तो ये दीर्घ ई बन गया। हम बात करते हैं वापस, वर्णमाला जब शुरू की थी तब हम मात्रा की बात की थी। मात्रा, मात्रा क्या होता है? तो एक वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, एक स्वर के उच्चारण में यहाँ पे जो समय लग रहा है उसको कहेंगे एक मात्रा। अब यहां पे मूल स्वरों के उच्चारण को हमने एक मात्रिक कहा था, मतलब इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। अब इसी स्वर को अगर एक साथ 2 बार लिख दिया जाए तो उसमें 2 मात्रा का समय लगेगा, और जब 2 मात्रा का समय लगेगा तब ये दीर्घ हो जाएगा। तो अगले की बात करो, देखो ऊ, ऊ का दीर्घ कौन सा होता है? तो इसको हम बड़ा ऊ कहते हैं। बड़े ऊ का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना बड़ा ऊ? तो 2 बार ऊ को लिख दो। 2 बार मूल ऊ को लिखा तो ये दीर्घ ऊ बन गया। फिर आता है री। हालांकि रीकार का दीर्घ करने का हिंदी में ज्यादा रोल नहीं रहता है, इसको संस्कृत में इसका बड़ा किया जाता है। लेकिन फिर भी देख लीजिए कि बड़े रीकार को अगर लिखा जाता है तो इस प्रकार लिखा जाएगा। इसके पीछे एक गांठ है देखिए, और इसके पीछे 2 गांठ है, ये बड़ा री होता है। मूल रूप से इसको संस्कृत में पढ़ते हैं, हिंदी में ज्यादा रोल नहीं रहता है, लेकिन हम इसको एक बार पढ़ जरूर लेते हैं। अब देखिए 2 बार छोटे री को या मूल री को जोड़ा तो दीर्घ री बन गया। इस प्रकार मूल स्वरों से दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति हुई है, बड़े स्वरों की, गुरु स्वरों की। फिर बात रहती है कि संयुक्त स्वर कहां से आए। तो देखिए स्वर की गणना में का क्या फर्क रहा है। अब तो 3 4 ये स्वर हो गए और 4 हो गए ये, 8 हो गए। अब 11 में से कितने स्वर बाकी है? 3 स्वर। अब बड़े स्वर जब 11 में गिनेंगे तो इसको नहीं गिनेंगे, ध्यान रखना। बड़े रीकार को इनके साथ नहीं गिनेंगे। इसको काट के मैं इसलिए अलग कर रहा हूं क्योंकि इसका इंपोर्टेंस संस्कृत पढ़ते टाइम रहता है, अभी नहीं रहता है। बड़ा रीकार हिंदी में माना ही नहीं जाता है। अब कितने हुए? तो 4 और 3 7 हो गए, बचे
11 स्वरों में से 4। अब उन चारों की उत्पत्ति कैसे होगी, जिनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं, तो पहले हम वो लिख लेते हैं कौन कौन से। ए, आई, ओ और औ। अब इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो सोचिए, अब जो स्वर उत्पन्न होंगे वो इनके आपस में मिलने से होंगे। दीर्घ स्वरों का निर्माण स्वयं एक ही स्वर के खुद के साथ बार बार मिलने से निर्माण हुआ है, जबकि संयुक्त स्वरों के निर्माण के लिए मूल और दीर्घ स्वरों का क्रॉस मिलन होगा। अब देखिए, अ को आ से मिलाओगे तो आ ही बनेगा, लेकिन अ को अगर ई से मिला दिया तो ए बन जाएगा। अब ए की उत्पत्ति किससे होती है, तो कहीं पर भी देख लेना, या तो अ या फिर पूर्व वर्ण आ रहता है और उत्तर वर्ण ई या बड़ा ई रहता है। अगर इनको मिलाओगे तो ए बनेगा। अब इनमें से किसी का भी मेल हो सकता है। अ के साथ ई को मिलाओ, चाहे अ के साथ बड़ी ई को, चाहे आ के साथ छोटी ई को मिलाओ, चाहे आ के साथ बड़ी ई को। प्रत्येक दशा में जो मिलन के बाद एकादेश होगा वो ए होगा। अब संधि में यह बात बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि भाई जो स्वर हैं इनका निर्माण किस प्रकार हुआ है। अगर स्वरों के निर्माण को हम पहले समझ लेंगे तो स्वर संधियां हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगी, बहुत बहुत आसान हो जाएगी। फिर रहता है देखो ऐ, तो ऐ कैसे बना है, तो ऐ बनने के लिए क्या होता है कि अ के साथ ए को मिलाया जाता है या अ के साथ ए को मिलाया जाता है। यानी एक ए ऑलरेडी होता है या ए होता है, इसके साथ अ को मिलाने से ए बनता है। तो ए तो ऑलरेडी है तो इसको हटा दिया जाए। अब ए के साथ जब अ मिलता है तब इसका ए का निर्माण होता है। देखिए वापस एग्जामिन कीजिए, ए क्या है, स्वयं संयुक्त स्वर है। अब एक संयुक्त स्वर के साथ एक मूल स्वर को मिलाने से नया संयुक्त स्वर बनकर आ गया। तो जब हम आगे की संधियां पढ़ेंगे तो ये चीज फिर काम आएगी। अब ए का मतलब यहां पे ए या आ है, इस बात का ध्यान रखना कि अगर अ लिखा जाता है तो उसमें दोनों शामिल हो जाते हैं, या तो अ या आ। फिर रहता है ओ का निर्माण कैसे हुआ है, तो देखिए ओ के निर्माण के लिए मूल और दीर्घ स्वर अ या आ के योग में ऊ रहता है, जो कि मूल स्वर है। अब इसमें मूल के साथ दीर्घ ऊ रहता है तो भी चलता है। तो ओ का निर्माण कैसे हुआ, मूल स्वर और दीर्घ स्वरों के मेल से ओ बनता है, तो ओ जो है संयुक्त स्वर इस वजह से कहलाता है। अब है औ। अब औ का निर्माण कैसे हुआ, तो औ में ओ का रोल रहता है, या तो इसके साथ मूल स्वर अ रहे या फिर आ रहे और आगे का दूसरा स्वर ओ रहे। जब इनको मिलाएंगे तो औ बन जाएगा। इस प्रकार जो है स्वर संधि के अंदर इन स्वरों के निर्माण से संबंधित बातों का अपने को ध्यान रखना होगा। एक बार फिर से सुनिए आप कि स्वरों के अंदर जो मूल स्वर हैं, शुरुआत में यही स्वर थे, बाद में इन्हीं स्वरों के बार बार रिपीट होने से आपस में मिलने से नए स्वर उत्पन्न हुए, जिनमें से मूल स्वरों की रिपीट होने से दीर्घ स्वर बने, फिर मूल स्वरों ने और दीर्घ स्वरों ने मिलकर संयुक्त स्वर बनाए। अब संयुक्त स्वरों में भी दो स्वर जो है मूल संयुक्त हैं, एक ए और एक ओ। अब इनको बनाने में अनिवार्य रूप से दीर्घ और मूल स्वरों का योगदान रहा है, लेकिन ये जो बड़े संयुक्त स्वर है ऐ और औ, जिनके ऊपर हमेशा दो दो मात्राएं लगती है, इनकी उत्पत्ति में स्वयं संयुक्त स्वर का योगदान रहा है। इसके लिए इसको अंडरलाइन करता हूं, आप ए देखिए और यहां पर ओ देखिए, ये जो कि मूल रूप से ये वाले संयुक्त स्वर है। अब जो बड़े संयुक्त स्वर है ऐ और औ, इनको मिलाने में ए और ओ का योगदान रहा है। अब आगे की संधियों में जब हम देखेंगे तो हमारी ये चीज कहां काम आएगी, देखिए दो स्वरों के मिलने के बाद किस प्रकार परिवर्तन आ रहा है, उसके आधार पर स्वर संधि का भेद हो जाता है। कैसे, देखिए दो अ के मिलने से आ बना, परिवर्तन तो हुआ है, मतलब स्वर संधि तो हुई है, मतलब ये एक प्रकार हो गया संधि का। दूसरा आप यहां देखिए कि एक तो है मूल स्वर और एक है संयुक्त स्वर, ए और आई इसकी तरह एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, और दोनों के मिलने से एक तीसरे प्रकार का ए हमारे सामने मिलकर आ गया, तो ये विकार अन्य प्रकार का है। तो अपनी हिसाब से एक भेद ये हो गया, दो भेद ये हो गए। अब इस हिसाब से जितनी भी संभावना यहां से और बनती है, उन तमाम संभावनाओं के आधार पर स्वर संधि के भेद किए जाते हैं, चाहे जितने भी भेद हों। अब आपके लिए ये जो विन्यास है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो बार बार इसको देखिए और पहले इसको समझिए, फिर उसके बाद स्वर संधि के आगे के प्रकारों पर जाइए, वरना उदाहरण सॉल्व करने से भी ये नियम हमारे दिमाग में बैठने वाले नहीं। नियम को रटकर हम ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकते, या तो अपने को इन चीजों को याद रखना होगा, बुनियादी संरचना को, और यहां पर अगर हम पकड़ नहीं बनाते हैं तब भी धीरज खोने की जरूरत नहीं है।
तब हमें समझने का मौका कहां मिलेगा? जब हम उदाहरणों का विन्यास करेंगे, उदाहरणों पे चर्चा करेंगे, उदाहरणों पे टाइम देकर उसको समझेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा। देखिए साथियों, अब आगे हम चलते हैं स्वर संधि के भेदों पर। स्वर संधि को समझने से पहले हमारे लिए स्वरों की उत्पत्ति, स्वरों का आपस में मिलकर बदलना, म्यूटेट होना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसको ध्यान में अगर रख लिया जाए तो स्वर संधि के भेद बड़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब स्वर संधि के भेद कितने हैं, तो इसके संबंध में कोई संख्या नहीं है। बात सिर्फ इतनी रहती है यहाँ पे सवालों पे कि कौन से स्वर संधि के भेद हैं और कौन से नहीं। संख्या के संबंध में कोई प्रश्न नहीं बनता। संख्या के संबंध में सिर्फ संधि से एक ही सवाल बनता है। हिंदी में कितनी संधियां हैं, तो मात्र 3 संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बाकी के यहां से प्रश्न नहीं बनते। और क्यों नहीं बनते ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप देखिए स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं। तो जनरली हम स्वर संधि के भेदों के बात करने से पहले मैं एक चीज रख लेता हूं कि स्वर संधि में क्या है कि भेद करने से पूर्व हम पूर्व वर्णों की बात करते हैं कि पूर्व वर्ण किस प्रकार रखे जाएं। पूर्व वर्ण 3 संधियों में अ या आ माना जाता है। 3 स्वर संधि के 3 भेदों में पूर्व वर्ण अ या आ, अ या आ, अ या आ रहता है। और आगे की जो संधियां हैं 2, उनमें थोड़ा मामला अलग रहता है। उसकी हम बात करेंगे कि अ आ के बाद अगर खुद अ आ ही रहे तो इसका परिणाम आता है आ। अ या आ के बाद अ या आ रहे तो परिणाम आता है आ। वापस उस बात पर चलिए कि इन दीर्घ स्वरों का निर्माण कैसे हुआ है। अब इसकी तरह आप लीजिए कि ई या ई के साथ ई या ई मिल जाए तो क्या बनेगा? ये ई बनेगा। और फिर ऊ या ऊ के साथ ऊ या ऊ रह जाए तो क्या बनता है? बड़ा ऊ बन जाता है, यानी दीर्घ बन गया ऊ। अब एक वो हिंदी संस्कृत वाली बात की री के साथ अगर री बन जाए तो क्या बनता है? बड़ा रीकार बनता है। बड़े रीकार का अपने हिंदी में रोल नहीं है, इसलिए हम उसको यहां पर नहीं समझेंगे। अब देखिए इसका परिणाम क्या आ रहा है। मूल और दीर्घ स्वर मिलकर नया परिवर्तन क्या बना रहे हैं? दीर्घ स्वर। कौन सा बना रहे हैं? दीर्घ। प्रत्येक स्थिति में दीर्घ स्वर बन रहा है। तो इसी आधार पर पहला जो है स्वर संधि का भेद रहता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब इसका नाम दीर्घ क्यों है? तो दीर्घ इसलिए है कि इसका परिणाम दीर्घ रूप में आ रहा है। बड़े तीनों दीर्घ जो स्वर हैं वो इसका परिणाम रहता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि परिणाम तो हम डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन परिणाम किन प्रयासों से आ रहे हैं, तो ये प्रयास ध्यान रहे कि दोनों तरफ समान वर्ण मिल रहे हैं। दोनों तरफ समान वर्ण मिल रहे हैं। अब देखिए दीर्घ संधि की पहचान, लक्षण। तो इसके लक्षण ये होते हैं कि समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाए। समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाए। दीर्घ हो जाए। दोनों तरफ समान स्वर है। अ के लिए आ और अ दोनों समान स्वर है। अब आ के साथ अगर कहीं पे आपको अ का मिलन दिखता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि आ और अ दोनों अलग अलग है। अलग नहीं है, ये समान वर्ण है। समान वर्ण क्यों है? क्योंकि आ की उत्पत्ति अ से ही हुई है और अ का दीर्घाकारी आ है, इसलिए इनको समान वर्ण माना जाएगा। अब दीर्घ संधि जो है क्या करती है? समान वर्णों को मिलाकर उसी वर्ण का दीर्घ बनाती है। उसी वर्ण का मतलब है यहां पे अ मिला है तो स्वर दीर्घ संधि के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आएगा वो दीर्घ अ के दीर्घाकार यानी आ के रूप में आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है दीर्घ संधि का। अब ये किस प्रकार आता है तो इसकी बात हम उदाहरणों से कर सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, एक आप देखिए, मान लो एक उदाहरण लेते हैं, इस स्ट्रक्चर पर सेट होता शशांक। शशांक। अब देखिए शशांक में कौन कौन से शब्द होंगे तो इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि एक शब्द होगा शक और दूसरा होगा अंक। शश अंक, शश और अंक, शशांक। अब देखिए इसका और अधिक विन्यास करके देखेंगे तो ये चीज हमारे समझ में आएगी। अब शशांक में शश स्वर जो व्यंजन है मूल रूप से हलंत होते हैं, कर दिया इसको हलंत। अब स से अलग क्या हुआ तो अ अलग हुआ। आगे उत्तर वर्ण कौन सा मिला तो अ मिला। अ के ऊपर जो अनुस्वार है वो अलग मैटर है, उसको अगर हम लिख भी दें तो भी चलेगा, और क को अलग कर दिया। अब आप देखिए कि इसके अंतर्गत आपको कोई यहां की शर्त लागू होती दिख रही है तो बिल्कुल दिख रही है।
इस तरफ से अ उठाए और इस तरफ से भी अ उठाए, ये देखो अ के साथ अ मिला। अब इसका परिणाम क्या आना चाहिए? तो इसका परिणाम आना चाहिए दीर्घ आ, दीर्घ आ। तो इन दोनों की जगह पे हम आ रख देते हैं। फिर देखिए शश आ, और ऊपर ये बिंदी इसके ऊपर आ जाएगी अनुस्वार, इससे बोलेंगे इसको आ और क। फिर इससे पूरा वापस शब्द बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा शशांक। ये जो है वापस शशांक का विग्रह करते हुए संधि तक पहुंचे हैं। अब हमारे लिए ध्यान रखने की बात कौन सी है कि इसको तोड़ते टाइम इन चीजों का ध्यान रखें कि स्वर कौन कौन से मिल रहे हैं और कौन कौन से स्वर जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा। वापस मैं एक बार रिकॉल करवाता हूं कि अ के बाद अगर ई मिल गया ऐसी जगह पे आपको दिख गया तो आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि अ के साथ ई मिलने से अनिवार्य रूप से ए बनता है, और ए बनने के बाद हम ये ढूंढेंगे कि वो कौन सी संधि के अंतर्गत जाएगा, स्वर संधि के कौन से भेद का उदाहरण है। तो पहली बात तो यही है कि कौन से स्वर के साथ कौन सा स्वर मिलने से कौन सा नया स्वर पैदा होता है, ये समझ हमारी बुनियादी तौर पर तैयार पहले होनी जरूरी है। अगर ये तैयार नहीं होगी तो संधि के नियम एक बार रटेंगे और तुरंत भूल जाएंगे, लेकिन अगर ये सेट हो जाए दिमाग में तो वापस कभी नहीं भूलेंगे कौन सी संधि, संधि के कौन से भेद के अंतर्गत कौन से उदाहरण आते हैं। हम ज्यादा उदाहरणों की बात नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि अधिक उदाहरणों से हमारे क्लासें लंबी हो जाती है जो आपके लिए बोरिंग हो सकती है। इसलिए हम एक एक उदाहरण को इस तरह से तोड़ के समझेंगे ताकि आप अच्छे से इस पर पकड़ बना सकें, इसको समझ सकें। अब शशांक में हमने मात्र एक उदाहरण देखा है अ और अ का मिलाने वाला, इसके अलावा आप कई ऐसे उदाहरणों को इस तरह से विन्यास करके अपनी समझ को और मजबूत बना सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी किताब में दीर्घ संधि के कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने बुक सजेशन में आपको बताया था कि आप अगर बुनियादी रूप से पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको कक्षा 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी की हिंदी की किताब पढ़नी चाहिए। उसमें दिया हुआ एक एक उदाहरण मानक है, शुद्ध है, और प्रश्न पूछने जाने, प्रश्न जब कभी किसी पेपर में पूछे जाते हैं तो उदाहरण वहां से एज इट इज कॉपी किए जाते हैं, इसलिए भरोसेमंद उस किताब से इस उदाहरण आप सॉल्व करेंगे। अब दूसरी जो बात मैं ध्यान रखने की कहता हूं वो ये है कि बुनियादी रूप से स्वरों के मेल की समझ उत्पन्न करने के बाद अधिक से अधिक उदाहरण देखे जाएं। जितने ज्यादा उदाहरण देखेंगे उतने ज्यादा शब्द के निर्माण पर हमारी पकड़ होगी और उसी से हमारा शब्द ज्ञान बढ़ेगा। कैसे? तो मैंने कहा था कि संधियां पढ़ लेने से, समास पढ़ लेने से, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लेने से हमारी शब्द शुद्धि जो है ना ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाती है, ऑटो करेक्ट हो जाती है। तो कैसे हो जाती है? वो इससे होगी कि अधिक से अधिक हम उदाहरण पढ़ें और लिखे हुए शब्द में संधि के नियम को ढूंढने की कोशिश करें कि अ के साथ अ मिलने से वास्तव में आ बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे कि अभी हमने शशांक शब्द देखा था, तो इसमें अब कहीं पे अगर शब्द शुद्धि में शशंक लिखा हुआ मिले और कहे कि इनमें से कौन सा शुद्ध है, तो आपको ये नहीं ढूंढना है कि मैंने शशांक कहीं पे लिखा हुआ देखा है कि शशंक कहीं पे लिखा हुआ, नहीं। इसको तोड़कर देखो, संधि करके देखो कि शशांक में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, तो सीधा निकल कर आएगा शश और अंक, दो शब्द होते हैं। अब दोनों के मिलने वाले वर्णों को मिलाकर देखो, अ और अ मिल रहा है तो अनिवार्य रूप से शशंक ही बनेगा, शशांक ही बनेगा। शशंक नहीं बनेगा तब हम राइट कर लेंगे कि ये शुद्ध है। देखिए इस तरह से आगे हमारी ये चीजें काम आएगी। अब देखिए अ वाले अ के साथ अ का जो दीर्घाकार हो गया वो दीर्घ संधि का पहला उदाहरण हो गया। अब ई के साथ ई मिलेगा तब भी बड़ा ई ही बनेगा। देखिए आप कैसे बनता है। मान लो महीधन इंद्र से देखते हैं। महीधन इंद्र, एक तरफ बड़ा ई है दूसरी तरफ छोटा ई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटे ई से छोटा ई बने, चाहे बड़े ई से बड़ा ई मिले, चाहे बड़े से छोटा मिले, चाहे छोटे से बड़ा मिले। ई के साथ ई मिलना जरूरी है, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी हो। और यहां पर भी यही दिख रहा है, बड़ा ई और छोटा ई। इनके परिणाम स्वरूप अब होगा क्या, तो आप देखिए मह, अब म ह को हलंत करेंगे क्योंकि इससे ई निकाल दिया, और जब व्यंजन से स्वर को निकाल दिया जाता है तो आधा हो जाता है, हलंत हो जाता है। ये बात हमने पहले कर ली है। अब बड़े ई के साथ छोटा ई और नद्र ये शब्द अलग करके लिख दिया। अब देखिए यहां से कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ई के साथ ई का मिलना, ई के साथ ई का मिलना, और परिणाम क्या आएगा, दीर्घ ई। तो परिणाम बना दो इसका दीर्घ ई। अब महा इधर हो गया और नद्र इधर हो गया। अब दो स्वरों का मिलकर एक आदेश हुआ है। अब आदेश आगम और जो लोप पड़े थे उसको भी यहां पे ध्यान रखो कि दो स्वरों के मिलने के साथ आदेश हुआ है यहां पर, और बड़ा ईद सामने आया। अब इनसे जो नया शब्द बनकर हमारे सामने आएगा वो बनेगा महींद्र। महेंद्र नहीं है, ध्यान रखना महींद्र है। महेंद्र जो है वो आगे की अलग संधि में रहने वाला है। ठीक वैसा ही उदाहरण हम यहां से समझ सकते हैं। देखिए आप, जैसे मैं शब्द एक ले लेता हूं, सुधन उक्ति। सु का मतलब अच्छा उपसर्ग होता है और उक्ति का मतलब बात होती है, मतलब जो अच्छी बात है वो सूक्ति है। अब सूक्ति में स को हलंत करके अलग कर दो और ऊ ले लो, आगे का ऊ ती का ती ये लिख लो।
अब नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऊ के साथ ऊ मिल रहा है, दीर्घ ऊ परिणाम आएगा, तो इसका परिणाम भी बड़ा ऊ रहेगा और दोनों को मिला के हम जो नया शब्द बनाएंगे वो इस प्रकार बनेगा सूक्ति। इस प्रकार के जो उदाहरण है ये अपनी दीर्घ संधि को कंप्लीट करते हैं। अब बात आती है दीर्घ संधि के लक्षण, यहां लिख दिए पहचान क्या है। तो पहचान ये है, सिर्फ पहचान जानने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं संधि से तो कि उदाहरण है प्रेरणा, आस्पद, दो संधि युक्त शब्दों विग्रह किए हुए शब्दों से उचित संधि युक्त शब्द क्या बनेगा, तब हमें जो मैं ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं वो वहां पे काम नहीं आएगी। लेकिन नॉर्मली आपको संधि युक्त शब्द दिया जाए और उसमें पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तब आप उसके संधि स्थल पर थोड़ा गौर करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। जैसे इन तीनों उदाहरणों को देखिए आप, ये है संधि स्थल, बड़ी ई की मात्रा है, यानी कि दीर्घ स्वर मिला अपने को देखने को। यहाँ पे जो सूक्ति है इसमें स में बड़े ऊ की मात्रा देखने को मिली। तो पहचानने का लक्षण तो ये है, लेकिन ये काम करेगा सिर्फ संधि युक्त शब्द में। अगर इसमें विच्छेद करके विग्रह करके रखा हुआ है तो वहां पर ये चीज काम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि संधि युक्त शब्द के संधि स्थल पर अगर दीर्घ मात्रा देखने को मिलती है तो दीर्घ संधि का उदाहरण है, अन्यथा आपको ये बुनियादी समझ विकसित करनी ही पड़ेगी कि समान स्वरों के साथ समान स्वर मिलने से दीर्घ हो जाता है और इसी का नाम है दीर्घ संधि। अब संधि कहाँ हुई है? संधि यहां नहीं हुई है, संधि यहां हुई है। ये जो संधि आपको यहाँ पे दिख रही है, ये संधि यहाँ पे संधि डिटेक्ट नहीं होती। संधि तभी होती है जब इसका परिवर्तन अपने सामने आता है, स्पष्ट होता है। इसके साथ अपनी दीर्घ संधि के जो ये नॉर्मल नॉर्मल उदाहरण है इनको हम यहाँ से पूरा करते हैं। अब साथियों देखिए कि इन उदाहरणों के अलावा दीर्घ संधि में कुछ अपवाद माने जाते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो नियम के अनुसार बदल जाते हैं उनको तो कहते हैं नियम फॉलो करने वाले, लेकिन जो बुनियादी स्ट्रक्चर में नियमों के अंतर्गत आते हैं लेकिन परिणाम कुछ नया दे जाते हैं उनको कहते हैं अपवाद। उस अपवादों को देखते हैं कि कौन कौन से अपवाद हैं। अपवादों में क्या चीज काम आती है? तो अपवादों में काम आती है अपवाद युक्त जो शब्द होता है उसको शुद्ध रूप से लिखना आना चाहिए हमको, और आता है तभी हमारा वो काम हो पाता है। देखिए दीर्घ संधि के अपवाद, दीर्घ स्वर संधि के अपवाद कौन कौन से हैं और इनको अपवाद दीर्घ संधि के अपवादी क्यों कहते हैं। तो इसका पहला आप उदाहरण एक देखिए, मैं आपके सामने एक शब्द रखता हूं, जैसे मान लो शक और अंधु। अब इस पर दीर्घ संधि का नियम लागू करके देखिए, एक तरफ अ है दूसरी तरफ भी अ है और दोनों तरफ मूल अ के मिलने से परिणाम क्या आना चाहिए? दीर्घ अ आना चाहिए। अब इसको वापस तोड़ के देखते हैं हम, शक अ अंधु। अब इसमें दोनों मूल स्वर अ आपस में मिल रहे हैं, परिणाम क्या आना चाहिए? आ। अब मैं इसका जो शुद्ध रूप होता है हिंदी में जो चलता है उसको लिखता हूं, यहां पे यह शब्द लिखा जाता है शकंधु। क्या इसमें दीर्घ संधि का नियम काम किया? नहीं किया, लेकिन क्या हालात नियम काम करने के थे? बिल्कुल थे। तो किसी संधि का अपवाद देखने के लिए आप इस बात पर ध्यान देंगे कि उसमें मूल रूप से गुण तो विग्रह करने पर गुण तो किसी संधि विशेष का पाया जाए, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो उस संधि के नियमों के अनुसार ना निकले, तो उसको उस संधि का अपवाद कहा जाएगा। अब ये जो है शकंदु शब्द, इसको दीर्घ संधि का अपवाद कहा जाता है। और ये काम कहां आता है ध्यान रखिएगा, काम ऐसे भी आ सकता है, आपको प्रश्न में ये देख सकते हैं कि शक धन अंधु का शुद्ध संधि युक्त शब्द क्या होगा, तब हम दीर्घ संधि का नियम लगा के अगर इसको शकांदु कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए अपवाद पढ़ा जाता है। अब इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, तो देखो एक ऐसा ही ऐसा शब्द होता है करकंदु। ये दो शब्द मोस्टली पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे शब्द हैं जिनको मैं लिखकर आपके लिए छोड़ देता हूं और इस पर आप विचार करेंगे और याद रखेंगे। कभी भी आपको अगर दीर्घ संधि से संबंधित अपवादों से सवाल पूछा जाए तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। ये संधि में भी पूछे जाते हैं और शब्द शुद्धि में भी पूछे जाते हैं। आपको डिटेक्ट कैसे करना है कि कोई संधि युक्त शब्द जो है वो अपवाद है या नहीं, तो उस पर आपको उस विशिष्ट संधि का जो नियम है वो लागू करके देखना है। देखिए आप, एक शब्द हमारे सामने आया था शकंदु, एक हमने अभी अभी बात की है करकंदु की, दो शब्द हो गए। अब इन दोनों का जो है विग्रह करके हमने पहले देख लिया, अब आप स्वयं इनका विग्रह करने की कोशिश करना, इससे आपकी समझ और ज्यादा विकसित हो सकती है। अब आप देखिए अगला एक शब्द होता है मूसलाधार,
एक शब्द होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण, यहाँ पे ध्यान रखना कि रिकार का हमने एक ही गोला लगाया, अगर दो लगाते तो संस्कृत के हिसाब से बड़ा री बनता, और एक लगाया मतलब एक ही री बना है। एक शब्द होता है विश्वामित्र। शब्द शुद्ध होता है विश्वामित्र, लेकिन अगर इसको तोड़कर देखेंगे तो ये विश्वामित्र टूटेगा। और फिर अगला है मनीषा। एक शब्द होता है, अक्सर लड़कियों का नाम है मनीषा, इसका विग्रह पूछ लिया जाता है प्रश्नों में कि मनीषा शब्द का उचित संधि विग्रह क्या होगा, या इनके वर्णों को किस प्रकार तोड़कर अलग किया जाता है। इस प्रकार से हमारे सामने उदाहरण रहते हैं, 5-6 उदाहरण है, कभी 7 होते हैं, एक आध कहीं पे पीछे छूट भी गया होगा। अब यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं, शकंदू के बारे में बात की, करकंदू। अब इनके जो मूल है ना, शब्द अलग कौन से होंगे उन पर ध्यान रखना कि मूसलाधार में दो शब्द जुड़ते हैं, मूसल और धार। अब यहाँ पे इसको दीर्घ संधि के अपवाद में क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे ये तो स्वर है, इसमें तो अ, लेकिन यहाँ पे ध जो है ना व्यंजन है, स्वर और व्यंजन मिले लेकिन फिर भी परिणाम क्या दिखा रहा है, दीर्घ आ बना। दोनों के मिलने से दीर्घ आ बना, मतलब यहाँ आ आकर टपक गया, आगम हो गया। आगम होकर भी संधि को, अगर संधि युक्त शब्द को देखेंगे तो दीर्घ संधि का मतलब उदाहरण दिखने को मिलेगा, इसलिए इसको दीर्घ संधि का अपवाद कहते हैं। फिर पितृ ऋण में क्या होता है, तो देखिए आप, पितृ शब्द होता है और आगे ऋण शब्द जुड़ा जाता है। हमने स्वरों के निर्माण के टाइम देखा था कि अगर दो मूल स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर बनाते हैं। अब री के साथ री मिला, दोनों मूल स्वर है, तो इनका परिणाम क्या आना चाहिए, इस प्रकार आना चाहिए, दीर्घ ऋण। लेकिन ये शब्द हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, इसको संस्कृत में प्रयोग करते हैं, और हम दीर्घ संधि हिंदी की पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हिंदी की दीर्घ संधि के अपवाद के रूप में जाना जाता है। अगला शब्द है विश्वामित्र। अब इसका अगर विच्छेद करेंगे तो विश्वा शब्द क्या होता है, कुछ नहीं होता है, विश्व होता है, और आगे शब्द जुड़ता है मित्र, विश्वामित्र से शब्द है ना, ये विश्वामित्र बन गया। अब विश्वामित्र दोनों को साथ में मिलाकर अगर बोले तो विश्वामित्र ही बोला जाएगा, उच्चारण की सुविधा से। बात की थी हमने पहले कि अनुच्छेद शब्द में चकार का आगम कहां से हुआ है, तो उच्चारण की सुविधा से। तो यहां पर भी आ की मात्रा किससे लगी है, उच्चारण की सुविधा से। अगला देखो मनीषा, इसका थोड़ा विचित्र, बड़ा ही अलग जो है ना संधि विच्छेद है, विग्रह है, ध्यान रखिएगा। शब्द है मनस और ईसा। ये शब्द जो है, इस पर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इसमें स जो है सड़क वाला है और यहाँ चटकौन वाला है, ये ई बड़ा है। इनसे संबंधित अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, संधि से पूछे ना पूछे, अपवादों से सवाल जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि संधि पर आपकी अच्छे से पकड़ है, यानी इसकी पहचान नियम को लागू करने से होती है कि आप उसके अपवादों को समझ पाते हैं या नहीं। अब पितृ ऋण की तरह एक शब्द मातृ ऋण भी हो सकता है, भ्रातृ ऋण भी हो सकता है, कृत्र ऋण भी हो सकता है, ऐसे मतलब कई सारे शब्द बन सकते हैं। जैसे देखो आप, मातृ ऋण बन सकता है, भ्रातृ ऋण बन सकता है, भ्रातृ ऋण, ठीक है। तो इस प्रकार ये शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इनका विग्रह को ध्यान में रखिएगा, और बुनियादी रूप से जो दीर्घ संधि के उदाहरण हैं उनके अधिक से अधिक उदाहरणों को नियमों के हिसाब से तोड़कर आगे बढ़ने की आगे की समझ को विकसित करिएगा। आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, जिसमें हमने आज स्वर संधि के भेदों को देखा है और उनमें से एक भेद को समझा है, जो कि दीर्घ संधि है। अब दीर्घ शब्द से आप ध्यान रखना कि जहां पे आपको दीर्घ मात्रा दिखेगी वहां पर दीर्घ संधि होगी। आगे के भेदों की बात करेंगे हम आगे की अपनी कक्षा में। साथियों, कक्षा क्लास अगर ज्यादा लंबी हो जाती है तो बोरिंग भी हो जाती है और इतना समझने में भी समस्या आती है, इसलिए हम छोटी छोटी क्लासों को आपके सामने रखते हैं, ताकि आप प्रेरित होकर उनको देखते रहें। आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम अगली कक्षा में स्वर संधि के अगले भेद के साथ।